very famous question that is preamble part of constitution or not. अब पहली बात, इसका मतलब क्या होता है आप देखिए, देखो लिखेंगे नहीं, I'll make and then I'll dictate, right? तो आप देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि ये पार्ट है या नहीं है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, इट इज एक्चुअली द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी प्रोविजन जो है वो आपको लीगली फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई उस चीज को फॉलो ना करे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है आर्टिकल 17, वो ये कहता है इंडिया में अनटचेबिलिटी नहीं होगा। तो अगर मैं आपके साथ अनटचेबिलिटी करूं या आप मेरे साथ करें तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इसने वॉयलेट किया है इंडिया का सुप्रीम लॉ, मतलब उसने क्या किया, इल्लीगल काम, उसने क्या किया, इल्लीगल काम। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है तो जो भी प्रियम्बल में लिखा है वो भी क्या हो जाएगा, लीगली एनफोर्सेबल। अगर कोई व्यक्ति इसे फॉलो करने से मना करेगा, आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हैं, कोर्ट में, और वो जस्टिस मांग सकते हैं। सी इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं जस्टिसाइबल, जस्टिशिएबल। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई, सी जैसे लॉ है रेड लाइट नहीं क्रॉस करना, वो लॉ है, अगर कोई उसे क्रॉस करे तो आप जाके कोर्ट में उस प्रिंसिपल के बेसिस पे जस्टिस मांग सकते हैं। कोई भी रेट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव, कोई भी जस्टिस मांग सकते हैं कि इसने वॉयलेट किया है। सिमिलरली अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसमें जो जो लिखा है अगर कोई फॉलो करने से मना कर दे तो आप उस पर जस्टिस मांग सकते हैं, मतलब आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट में। यहां तक क्लियर है? अब एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है आज? इट इज जुडिशरी, मेजरली हायर जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो भाई अगर कोई चीज कहीं लिखी होती है उसके मल्टीपल मतलब होते हैं, मल्टीपल मतलब होते हैं, लेकिन और हर बंदे के लिए उसका अलग वर्जन हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज लिखा है उसका ऑफिशियल वर्जन आपको कौन इंटरप्रेट करके बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राम कैन डू दिस और सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे नहीं नहीं ये राम नहीं है श्याम है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? श्याम। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ दो सूरत में बदला जा सकता है, सिर्फ दो सूरत में। एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद हायर बेंच से उसे चेंज कर दे, दूसरा होता है जिस लॉ को इंटरप्रेट करके उसने जजमेंट दिया वो लॉ ही चेंज कर दो। तो ये हम आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशन। प्रियम्बल के लिए अभी आपको बस इतना जानना है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हायर बेंच से क्या कर सकता है? चेंज। अब देखो गेम कैसे चलती है, गेम ऐसे चलती है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है 1950 के बाद, और उसके बाद क्वेश्चन ये आने लगता है कि भाई क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रियम्बल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो अगर ये पार्ट बन जाता है तो अच्छा हो जाएगा। तो ये आपस में लोग लड़ रहे थे और खुद सोच रहे थे इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वो जो ऑफिशियली कह देगा वो ही सत्य होगा। तो आप देखिए सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया, दैट वाज लाइक, ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशनल वर्जन था, इसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू देखिए क्या था। सी इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक केस हुआ, री बेरूबारी यूनियन। अब ध्यान से समझेंगे, जब जुडिशरी करेंगे तो आगे कराऊंगा 1960 केस। सी जिस भी केस के आगे ऐसे री वर्ड लिखा हो ना, ये केस नहीं होता, ये रेफरेंस होती है। इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं कि भाई कोई लीगल काम हो गया, जैसे आप वकील के पास जाते हो ना एडवाइस मांगने के लिए कि ऐसे ऐसे मैं जेल जा रहा हूं, तुम बताओ बचवा पाओगे कि नहीं, राइट? तो ऐसे ही कोई भी लीगल मैटर हो तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? एडवाइस, कि भाई इसका बताओ। तो ये केस नहीं होता, सिर्फ एडवाइस होता है। अच्छा, सिर्फ प्रेसिडेंट मांग सकते हैं और कोई नहीं। एक बार प्री में क्वेश्चन आ गया था कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर रेफरेंस और एडवाइस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली। नो, ओनली प्रेसिडेंट एंड ओनली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नॉट इवन फ्रॉम हाई कोर्ट। लिखवाएंगे आगे। तो ये केस हुआ। अच्छा, इसके अंदर 7 जज बैठे। कितने जज बेंच बैठा? 7 जज बेंच बैठा, और यहां पर ये वाला केस हो गया। अब इस केस के अंदर आप देखो क्या क्या व्यू पॉइंट्स आए। लोग ये बोलते हैं, ध्यान से देखिए, लोग ये बोलते हैं कि भैया प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल डज नॉट क्रिएट एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रेसिडेंट बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है, पर आपने प्रियम्बल पढ़ा पूरा, प्रियम्बल कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं बना रहा है,
वो तो जर्नल सा एक स्टेटमेंट से आ गई, उसने कोई ऑर्गन नहीं बनाया कि भाई तू लेजिस्लेचर होगा, तू आईएएस होगा, तू आईपीएस, नथिंग। सी साथ में प्रियम्बल, आपने पूरा प्रियम्बल पढ़ा है, मैं उसे पी लिख रहा हूं। प्रियम्बल डज नॉट गिव, डज नॉट कन्फर एनी पावर और ऑन एनीवन, एनी पावर ऑन anyone. See, आपने पढ़ा, we the people of India solemnly resolve India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to citizens justice, liberty, equality, fraternity. तो उसने, आप देखो, किसी को कोई पावर नहीं दी, बस एक स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया ऐसा होगा और इंडिया में जस्टिस, इक्वालिटी, ये वाली सारी चीजें होंगी। तो ना कोई ऑर्गन बनाया, अच्छा, ना कोई किसी को पावर वगैरह दी। और कमाल की बात है, आप देखिए, इफ यू ड्रॉप प्रियम्बल, if you drop preamble, it will have no effect on constitution. See, जैसे मैंने आपको बताया, preamble is like preface. तो आप जब प्रीफेस पढ़ते हो किसी बुक का, उसमें जो जर्नल चीजें होती हैं कि आने वाली बुक में ये पढ़ोगे, वो नहीं। अगर आप प्रीफेस स्किप भी कर दो, जो कि आप करते ही हो, आपको बुक, पूरी बुक पढ़ लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको वो कितनी समझ आती है, कितनी नहीं आती है। तो कमाल की बात है, अगर आप प्रियम्बल ना भी पढ़ो और सीधा आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर दो कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा कोई भी आर्टिकल या प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपको समझ ना आए, अगर आपने क्या स्किप किया है, प्रियम्बल। सब आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम प्रियम्बल ना भी पढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं। और इसका रीजन यही है, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, लिखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम एक प्रियम्बल भी लिख के डाल देते हैं। तो जब पूरा संविधान लिखा जा रहा था, उन्हें पता भी नहीं था प्रियम्बल करके कोई चीज होगी, इसलिए कोई रेफरेंस नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। सी 465 के अराउंड आर्टिकल्स हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी प्रियम्बल का कहीं भी नाम नहीं लिखा। भाई किसी आर्टिकल में ऐसे लिख दें कि दिस आर्टिकल विल बी रेड सब्जेक्ट टू प्रियम्बल, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, आएंगे अभी आगे, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, 4 स्टेजेस से तो जानी है। तो आप देखिए, वो कह रहे हैं प्रियम्बल हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस आप देखिए, ये देखो, जो लीगल प्रोविजंस होती है ना, वो जेनेरिक होती हैं। रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, किसी का मर्डर नहीं करना, ये अनटचेबिलिटी नहीं करनी। प्रियम्बल में कोई जेनेरिक प्रोविजन नहीं है, ये ओवरव्यू है कि इंडिया अगर ये कहता है इंडिया सेकुलर, अब सेकुलर के 5000 मतलब है। सो हाउ डू यू एंश्योर दैट? तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खुद ये कहा था, और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल जो है, इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। हाँ, नॉट लीगली बाइंडिंग। तो इसमें जो भी लिखा है, अगर कोई उसे फॉलो करने से मना भी कर दे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है? इट इज नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल मतलब आप कोर्ट में जाके इस पे क्या नहीं मांग सकते? जस्टिस। तो भाई ना ये लीगली बाइंडिंग है। सी ऑब्वियसली लीगली बाइंडिंग कर भी नहीं सकते। आप कह रहे हो लिबर्टी, लिबर्टी तो कुछ भी होती है। कल को आप कह दो कि भाई हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाके केक काटना है बर्थडे का, तो आप देखिए, आप कहोगे प्रियम्बल में लिबर्टी लिखा है, आप रोक नहीं सकते। तो आप देखिए, दिस कांट बी देयर, इट इज जर्नल ओवरव्यू, कॉन्क्रीट प्रोविजंस नहीं है। तो प्रियम्बल लीगली बाइंडिंग नहीं है, हो भी नहीं सकता। ना इस पे आप जस्टिस मांग सकते, ना ये गवर्नमेंट की कोई बॉडी बूडी बनाता, ना कोई रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता। कमाल की बात है, आप इसे ड्रॉप भी कर दोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें देख के इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात कह दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। ऑब्वियसली लीगली बाइंडिंग वगैरह नहीं है। तो यहां पे डिबेट खत्म कर दी उन्होंने। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट, लाइक आपने पढ़ा कितना इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन चलो ये भी अपनी जगह सही है कि लीगली बाइंडिंग कैसे ही कर दें या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कैसे ही डिक्लेयर कर दें। अब देखिए, ये चीज बदलने वाली है। अब आता है मॉडर्न व्यू। जस्ट पे अटेंशन, देयर इज अ मॉडर्न व्यू। और ये दिया गया इंडिया के सबसे बड़े केस में, जो आगे आप सुनते ही रहेंगे आप, है ना, बार बार आएगा। दैट इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस। ये अब तक के जुडिशरी के सबसे हाईएस्ट जज बेंच था, दैट इज 13 बेंच। तो ऑब्वियसली ये इस केस के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर रखता है, और वैसे भी वो तो रेफरेंस ही था। तो इस केस के अंदर देखो, इतनी अच्छी चीज है, अगर आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताएंगे तो लोग इसकी इंपॉर्टेंस
छोड़ देंगे। आप देखिए हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, बताता है इंडिया में सॉवरेन कौन है और आइडियल्स वगैरह बताता है। तो आप देखिए मॉडर्न व्यू में क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सब सच है, प्रियम्बल नहीं पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रियम्बल कोई बॉडी भी नहीं बनाता, प्रियम्बल लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, प्रियम्बल नॉन जस्टिफाइबल भी है, सब सही है। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली, देखो इसे ध्यान से समझना। से लेट्स से अभी क्लास चल रही है, मैं यहां पे लिखूं डोंट डू इट, मैं यहां पे लिखूं डोंट डू इट और मैं बिना बोले चले जाऊं। लेट्स से अभी क्लास चल रही है, मैं ऐसे यहां पे लिखूं डोंट डू इट और मैं चले जाऊं। अब आप इतने सारे लोग बैठे हो, सबका वर्जन अलग होगा। किसी का होगा कि शायद बच्चे बातें कर रहे होंगे, सर गुस्से में लिख के चले गए। किसी का होगा कि सर ने कहा था कि मैं समझा रहा हूं लिखना मत, वो लिख रहा होगा इसलिए सर लिख के चले गए। कि कोई कहेगा कोई बच्चा मोबाइल पे होगा, कोई कहेगा कोई सो रहा होगा, है ना। तो आप देखिए एक, अच्छा मैं एक सेंटेंस छोटा सा लिख के गया और हर बंदे का अलग अलग व्यू पॉइंट हो गया। सी दिस इज द थिंग ऑफ राइटिंग, व्हेन यू राइट समथिंग। अच्छा वो बचपन में करते थे ना, पोएम वगैरह आती थी, उसका फिर वो सार सूर लिखना होता था, हर बच्चे का अलग आता था, है ना। तो आप देखिए एक छोटे से सेंटेंस के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। रियलिटी में क्यों लिखा गया है ये किसको पता है? जिसने लिखा है, रियलिटी में उसे ही पता है। तो आप देखिए अब प्रॉब्लम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोविजंस है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लिबर्टी हो, इक्वालिटी, बहुत सारी राइट्स देता है, पर वो रिटन फॉर्मेट में। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो अब रहे नहीं भाई, वो अब रहे नहीं, स्पेशली 73 के अराउंड भी वो अब रहे नहीं। तो वो बता नहीं सकते उन्होंने क्या सोच के उसे लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हम आपकी ये सारी बातें मानते हैं, प्रियम्बल ऐसा है वैसा है, बट आप देखिए वो कहते हैं preamble is key to unlock, just pay attention, preamble is key to unlock the minds of constitution makers। सी वो क्या कहते हैं, ध्यान से समझो। जुडिशरी कहती है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 13 जज बेंच है, कोई कहता है इस लाइन का मतलब ये है, कोई कहता है इस लाइन का मतलब ये। सी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी जैसी चीजों के लिए ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब क्या हुआ, ब्रिटेन ने हमारे यहां कानून पास कर दिया कि भाई राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेस करने का हक सिर्फ दो जेंडर को ही है, मेल्स एंड फीमेल्स। यही ऑर्डर ऑफ नेचर है। तो अगर कोई होमोसेक्सुअल वगैरह ऐसे हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया इन द नेम ऑफ मोरालिटी, ऐसा बोला गया। तो आप देखिए, अब लेट्स से आज केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 19। तो एक जज कहेगा कि हाँ होमोसेक्सुअलिटी क्यों अलाउ करना है, ट्रांसजेंडर्स क्यों अलाउ करना है, रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। एक जज कहेगा कि यार स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा है, जेंडर तो कितने भी हो सकते हैं, आप खाली मेल फीमेल को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब दोनों इस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पढ़ेंगे प्रियम्बल, प्रियम्बल पढ़ेंगे। और प्रियम्बल पढ़ के उन्हें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। लेट्स से वो जो पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस एंड देन लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन। तो तब वो कहेंगे कि अच्छा प्रियम्बल में लिखा था कि एक्सप्रेशन की फुल लिबर्टी होनी चाहिए, तो हम ट्रांसजेंडर्स को और होमोसेक्सुअल को भी क्या करते हैं, अलाउ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सारी बातें सच हैं, कुछ नहीं बनाता और कोई लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, पर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए कोई व्यक्ति कंफ्यूज होता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जब कंफ्यूज होता है या डायलेमा में होता है, तो वो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या पढ़ के, किस डायरेक्शन में, प्रियम्बल। सो प्रियम्बल पढ़ के आपको यह पता चलता है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है और कैसे उसे इंटरप्रेट करना है। तो ये यही बोलते हैं कि प्रियम्बल हमें यह बताता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या सोच रहे थे। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड, should be read and interpreted in preambles light। कि जब भी आप संविधान पढ़ो आप किसको रेफरेंस लेके पढ़ा करो, वरना तो एक लाइन के 1000 मतलब हो सकते हैं, आप तो लड़ाई झगड़े में ही फंसते रह जाओगे। तो ये देख के सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बताई कि प्रियम्बल इज
पार्ट ऑफ इतना ही नहीं, प्रीएम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर हां, ना ये लीगली बाइंडिंग है, ना ये कोई बॉडी बनाता, ना आप इस पे जस्टिस मांग सकते हो। ये बस क्यों पार्ट है संविधान का, यूनिक फीचर है ये सिर्फ क्यों पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ ही नहीं सकते ढंग से विदाउट नोइंग द एसेंस ऑफ प्रीएम्बल, विदाउट नोइंग द एसेंस ऑफ प्रीएम्बल। से आप ये समझ रहे हैं श्योर? तो आप देखिए यहां पर ये बताया गया, अब चल रही थी डिबेट, सारी चीजें हो रही हैं, इस चीज पे लाइक वो स्टैंप भी लगा दिए। आप देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी इसे लेके आए। इसे ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोविजन थी, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। अच्छा ये देखो, आपको पता है 4 तरीके से कानून बनते हैं इंडिया में, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक लोता बिल है जो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, और ये उस चीज के लिए होता है अगर संविधान में आपको कुछ भी चेंज करना हो। तो इस अमेंडमेंट से आप ध्यान से देखिए 3 न्यू वर्ड्स, प्रीएम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, 3 न्यू वर्ड्स वर एडेड टू प्रीएम्बल। एक तो ऐड किया गया सोशलिस्ट, एक ऐड किया गया सेकुलर, और एक ऐड किया गया इंटेग्रिटी। वो फ्रेटर्निटी में था ना, एश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब ध्यान से देखिए, एक ही बार अमेंड हुआ है, 3 वर्ड ऐड हुए, पर एक अच्छी चीज ये बता गया, अगर प्रीएम्बल में कुछ ऐड करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लग रही है, तो इट डेफिनेटली मींस दैट इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो डिबेट चल रही थी कि वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट और नॉट, केशव नंदा में वो कंफर्म किया गया, लेकिन इस एक्ट से वो फिर से रीइटरेट हो गया कि नहीं नहीं, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक क्लियर है? अब केस चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इस केस की जरूरत नहीं है, पर आप मेंस में लिखोगे तो थोड़ा वैल्यू ऐड हो जाता है। तो एक और केस हुआ, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर। इसमें फिर से लड़ाई हो गई कि प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं, 1995, और इसके अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट reiterated that preamble is part of कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज ये स्टैब्लिश पार्ट है, स्टैब्लिश फैक्ट है कि प्रीएम्बल इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हां, पर अगर हम इसके नॉर्मल लेट्स से कंक्लूजन की बात करें, लेट्स से आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, तो आप देखिए पहली बात तो ये चीजें ऐसी कि पहले हम लेट्स से पूरा संविधान लिख दें फिर इसे ऐड करें, ये यूएस से ही ये वाली प्रैक्टिस आई है। से आप देखिए प्रीएम्बल जो है इंडिया का, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन यूएन चार्टर। यूएन ने ऐसा काम किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले उसने एक चार्टर लिखा था प्रीएम्बल की तरह, तो हमने वहां से चुरा लिया, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन यूएन चार्टर विच इन टर्न इज बेस्ड ऑन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए प्रीएम्बल लिखने की प्रथा पहले किसने स्टार्ट करी? यूएस ने। उससे किसने चुराया? यूएन ने। और हमने किससे चुराया? यूएन से। तो आप देखिए हम क्रेडिट यूएन को देते हैं, पर अल्टीमेटली यूएस को भी क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उसने पहली बार ये वाली चीजें लिखी। और ध्यान से देखो, ज्यादा क्रेडिट आपको, ज्यादा क्वेश्चन ये मिलेगा, प्रीएम्बल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाने का प्रावधान कौन लेके आया? इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। सी ऑब्जेक्टिव मतलब देश का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय JL Nehru on 13th December 1946 in Constituent Assembly। 11 को राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हो गए थे और बाद में 13 को ये ले आए। तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट हम किसे देते हैं प्रीएम्बल का? जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये चीज करी थी। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को समझेंगे, कंक्लूजन है प्रीएम्बल जो है डज नॉट क्रिएट एनी ऑर्गन, ये कोई ऑर्गन नहीं बनाता। प्रीएम्बल जो है डज नॉट गिव एनी पावर टू एनीवन, एनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन। ना ही प्रीएम्बल लीगली बाइंडिंग है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, और ना ही इस पे आप क्या मांग सकते हो? जस्टिस, इट इज नॉन जस्टिसिएबल।
ये सारी चीजें सच हैं, और ये भी सच है कि प्रीएम्बल वाज एडेड आफ्टर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, आफ्टर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। ये सब चीजें सच हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ या इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कौन से केस में कहा गया? केशव नंदा। सो दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। तो इट इज पार्ट ऑफ, सी बल्कि इट इज की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो मैं सम अप कर रहा हूं, फिर से देखेंगे। प्रीएम्बल जो है, ये डिबेट चल रही थी, क्योंकि प्रीएम्बल में जेनेरिक चीजें हैं, तो प्रीएम्बल में डिबेट चल रही थी कि क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं। तो री बेरुबारी यूनियन 7 जज बेंच ने ये बोला कि प्रीएम्बल ना लीगली बाइंडिंग है, ना इस पे जस्टिस मांग सकते, ना ये कोई बॉडी वगैरह क्रिएट करता, और वैसे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद इसे लाया गया था, तो इसीलिए इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशव नंदा केस में यह कहा गया कि ये सारी बातें सच हैं, लेकिन प्रीएम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ने में हेल्प करता है। इट इज द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज पार्ट, रादर इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन इट्स लाइट। सी उसके बाद 42nd अमेंडमेंट ने ये कंफर्म कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जब 3 वर्ड्स इसमें ऐड हुए, एक ही बार अमेंड हुआ है आज तक प्रीएम्बल, उसने कंफर्म कर दिया कि प्रीएम्बल किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये केस एक एडिशनल आपके नोट्स में ऐड हो सकता है कि एलआईसी वाले केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट से ने फिर से कंफर्म करी थी अपनी 1973 वाली जजमेंट, और ये कहा था इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस प्रीएम्बल यूएन चार्टर पे बेस्ड है, और इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस पे ये बेस्ड है, एंड प्रीएम्बल इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। से बल्कि एक लास्ट फैक्ट बता देता हूं, इसमें मैं लिखवा दूंगा, जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो एंड में मैं ये बीच वाले डिक्टेट कर दूंगा। तो आप देखिए इसका फैक्ट एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कमाल की चीज दी थी, पर वो अलग रिलेटेड हो, आगे बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उसने डिफाइन नहीं किया, पर उसने ये बोला कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में चीज आ जाएगी, उसे कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप कभी भी उसे हटा नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बहुत सारी चीजें पार्ट है, हम आगे देखेंगे। देखो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, बट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि जो आइडियल्स इसमें मेंशन्ड हैं, दैट इज द सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो आइडियल्स को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सी लेट्स से कल को हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाए और ये लिखवा दे इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर मोनार्की, डिक्टेटरशिप, इलेक्शंस ही हटा दे, वो हटा नहीं सकती, क्योंकि वो जो आइडियल्स लिखे हैं दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, पर पूरा प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक, येट इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये समझ आ रहा है? ये अभी फैक्ट की तरह जब आर्टिकल 13 करेंगे तो वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। ये समझ आ रहा है? अच्छा, कमाल की बात है, आप बोलोगे सर आप कह रहे हो आइडियल्स पार्ट है, लेकिन यहां पे आइडियल्स में ही तो ऐड हुआ है। सी आइडियल्स में ही तो सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड हुआ है। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनहांस कर सकते हो। सी इफ आई से कि यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो आप डेमोक्रेसी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। आप 18 साल की जगह 15 साल के बच्चों को वोटिंग पावर दे दो, आप समझ रहे हैं? तो आप डेमोक्रेसी को एनहांस, इस बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का?